नमस्कार मित्रों, आप सभी का डैफोडिल ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। सर्वप्रथम इस मुहिम में जुड़े विद्वान साथियों को आभार, जो ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थियों के भले के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़े बधाई के पात्र हैं इस संस्था के निदेशक डॉक्टर राजकुमार कुलहरी। ये विशेष प्रतिभा के धनी हैं। इनके सानिध्य में जो रहा है उन्होंने ऊंचाइयां छुई है। इसलिए आप लोगों से अपील कि इनके सानिध्य में पढ़ने का कार्य करें। जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको आप प्राप्त करने में सफल रहें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज के इस टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है नीति आयोग। परीक्षा की दृष्टि से तथा व्यवहारिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1950 अर्थात 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। ऐसी क्या आवश्यकता रही होगी जिसके कारण योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। आप लोगों से मेरी यह भी अपील है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले, जिससे राजकुमार जी को लगे कि वो अकेले नहीं हैं, हम सब इनके साथ हैं। आजकल जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो विकल्प आधारित होते हैं, अर्थात आपको विकल्प दिए होते हैं और फिर उनमें पूछा जाता है कि प्रश्न 1, 2, 3 सही होगा, 2, 3, 4 सही होगा। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। इसलिए आपको इन सभी बिंदुओं को बड़ी सहजता से समझना होगा। और मैं पूर्ण दावा करता हूं कि इस टॉपिक से आपके प्रश्न बिल्कुल सही होंगे और बड़ी सरलता से आपको समझ में आएगा। मेरे प्यारे मित्रों, चलते हैं इस टॉपिक पर। जैसा कि आपको पता है कि योजना आयोग, जिसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया, जिसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। कई एग्जाम में इसका पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ नीति आयोग को शॉर्ट रूप में देखें NITI, इनकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ भी गड़बड़ कर दी जाती है। आपको भ्रमित करने के लिए कई बार फोर के स्थान पर ऑफ लिख दिया जाता है, या फिर इस ट्रांसफॉर्मिंग को बदल दिया जाता है। इस टी का अर्थ पूछ लिया जाता है या इसके शब्द के जगह कोई दूसरा शब्द लिख दिया जाता है। इसलिए यहाँ आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इस शब्द को आपको याद करना है, 2-4 बार लिखोगे बिल्कुल बड़ी सरलता से आपको याद होगा। अगर इसका हिंदी में नाम देखें तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। जैसा कि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, परंतु नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका संविधान में कहीं वर्णन नहीं है, क्योंकि इसका कोई अनुच्छेद नहीं है। इसका गठन मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से किया गया है। ये एक कार्यकारी संस्था के रूप में कार्य करता है। मेरे प्यारे मित्रों, इसकी जो घोषणा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम किए गए संबोधन में किया, परंतु इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए इस डेट को भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके कार्य की बात करें तो सामाजिक व आर्थिक मुद्दे पर सरकार को सलाह देना, परंतु योजना आयोग और नीति आयोग में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि योजना आयोग, जो कि ऊपरी लेवल पर कार्य करता था, केंद्रीय स्तर पर कार्य करता था, परंतु जहां अब नीति आयोग निचले स्तर सभी पहलुओं को देखकर यहाँ नीतियाँ योजना बनाई जाएगी। एक महत्वपूर्ण अंतर ये भी है, योजना आयोग जो कि वित्तीय आवंटन का कार्य भी करता था, परंतु नीति आयोग वित्तीय आवंटन का कार्य नहीं करता है। और ये आगे का जो बिंदु है, थिंक टैंक बौद्धिक संस्थान, यानी यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि थिंक टैंक है, आपको ऑप्शन मिलेंगे योजना आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, तो उसका जवाब होगा नीति आयोग। यानी बौद्धिक संस्थान ये एक चिंतनशील संस्थान के रूप में ये कार्य करता है। और जिस प्रकार योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं,
13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। और एक यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। महत्वपूर्ण बात है, आपने 3 प्रकार की संस्थाओं का नाम सुना होगा। एक जैसे सार्वजनिक, जैसे आप किसी रेलवे स्टेशन, बस डिपो या वहाँ खड़े होंगे, या फिर सरकारी अस्पताल, तो आपको ये पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थल के नाम से जानते हैं उनको। इसका सीधा सा संबंध है जो सरकारी नियंत्रण में रहती है, सरकार के अधीन रहते हैं, सरकार के द्वारा कार्य किया जाता है, वो है सार्वजनिक। दूसरी होती है निजी, जो कि निजी व्यक्ति, जैसे कोई निजी विद्यालय हो, निजी अस्पताल हो, इस प्रकार वो हो गया निजी। और तीसरा है सहकारी। आपने कई बार सहकारी, जैसे सहकारी कृषि मंडी, उपज मंडी, या फिर सहकारी बैंक, सहकारी दुग्ध डेयरी, इनका नाम सुना होगा। सहकारी का मतलब है कि किसी क्षेत्र विशेष के, जैसे राजस्थान की सहकारी कोई संस्था है, तो राजस्थान के लोगों द्वारा उनका गठन, उनका संचालन किया जा रहा है, वो है सहकारी। यानी इस राजस्थान विशेष के लोगों के द्वारा, तो या किसी क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा, तो वो है सहकारी। तो इस प्रकार ये सहकारी संघवाद के आधार पर कार्य कर रहा है। फिर उपाध्यक्ष की बात करें तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। इसका जो वर्तमान में है डॉक्टर राजीव कुमार, और प्रथम है वो भी पूछा जा सकता है, वो थे अरविंद पनगड़िया। अब आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, यहाँ वैसे तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप यहाँ डॉक्टर राजीव कुमार, बार बार मेरे मुंह से डॉक्टर राजकुमार कुलेरिया जी का नाम आ रहा है। यहाँ उपाध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर राजीव कुमार। इनके बारे में आपको सर्च करना है, इसकी मोटी मोटी जानकारी प्राप्त करनी है। फिर यहाँ बात करें इसकी मोटी बात, योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष था उसको डिप्टी चेयरमैन बोला जाता था, या नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है उसको वाइस चेयरमैन बोला जाता है। इस उपाध्यक्ष को भारत सरकार के कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा दिया गया है। बात करें इसकी नियुक्ति तो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, और इसका कार्यकाल है अनिश्चित। तो इसलिए इस उपाध्यक्ष के बारे में एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आपको इसको बड़े महत्वपूर्ण और सहज तरीके से समझना होगा, जिसको कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा दिया गया है। आगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। प्रथम की बात करें सिंधु श्री खुल्लर, और वर्तमान में है अमिताभ कांत। बड़ी महत्वपूर्ण है, इस नाम को भी ध्यान में रखना है, और इसके बारे में भी आपको सर्च करना है, क्योंकि आपको इनकी जानकारी, ये मोटे पद हैं, इनको बारे में आपको जानना जरूरी भी है। एग्जाम के लिए तो व्यवहारिक रूप से यहाँ आप जानने का प्रयास कीजिए। इस CEO को भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी का, सचिव स्तर का ये अधिकारी होता है। और सचिव कौन बनता है? जो कि IAS लेवल का अधिकारी हो। प्रधानमंत्री द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। फिर इसमें पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, और इनकी संख्या अधिकतम 5 होती है, और इन्हें राज्य मंत्री के बराबर का दर्जा मिलता है भारत सरकार में, राज्य मंत्री का। ऊपर हमने उपाध्यक्ष की बात की, उनको कैबिनेट स्तर के। ये अभी वर्तमान में पूर्णकालीन सदस्य हैं, श्री VK सारस्वत हैं, श्री रमेश चंद्र हैं, डॉक्टर VK पॉल है, और डॉक्टर विवेक देवराय। ठीक है, यहाँ इसकी साइड पर इस डॉक्टर विवेक देवराय का वर्तमान में नाम नहीं है। फिर है पदेन सदस्यों की बात करें, ये प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं, और इनकी अधिकतम संख्या 4 होती है। इनमें आपके रक्षा मंत्री नाम पता है आपको, गृह मंत्री जी हैं, वित्त मंत्री जी हैं, और कृषि मंत्री जी जो कि श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं। भली भांति आप इनको बारे में जानते होंगे। आप इनके साथ साथ 1-2 बार वीडियो देखिए, फिर नोट्स बनाती जाइए। यहाँ से बाहर कोई प्रश्न जाएगा नहीं, आप विश्वास रखिए। फिर है विशेष आमंत्रित सदस्य, ये भी नितिन जयराम गडकरी, श्री थावरचंद गहलोत, श्री पीयूष गोयल, और ये श्री राव इंद्रजीत सिंह, ये भी हैं। फिर बड़ा महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से अधिकांशतः ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल आपको सरलता से, सहजता से समझना होगा। अधिशासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल, कौन कौन इसके सदस्य होते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो इसका भी अध्यक्ष होता है, और जैसा कि आपको पता है प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष, इसका भी उपाध्यक्ष।
नीति आयोग के जो ऊपर हमने सदस्यों की बात की वो भी इसके सदस्य होते हैं। और साथ ही साथ बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री प्लस बात करें केंद्र शासित प्रदेश 2 दिल्ली और पांडुचेरी के मुख्यमंत्री, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री होते हैं। फिर जो अन्य बचे केंद्र शासित प्रदेश उनके उपराज्यपाल। यहाँ से गड़बड़ हो सकती है, यहाँ से आपको भ्रमित किया जा सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। फिर बात करें 2 हब की, तो 2 हब है इसके अंतर्गत। एक है टीम इंडिया हब, यानी केंद्र के साथ राज्य को शामिल एक टीम की तरह कार्य करना, और एक है ज्ञान और अनुवेक्षण, नॉलेज एंड इनोवेशन। ठीक है, ये नीति आयोग के थिंक टैंक बौद्धिक संस्था के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार ये 2 हब भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें नीति आयोग की बैठकों की, जो कि गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है, और ये बैठक कब की जाएगी ये प्रधानमंत्री पर निर्भर करती है। अब तक 5 बैठकें हो चुकी हैं। क्या क्या इन बैठकों में मुख्य बातें रही होंगी उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। पहली बैठक जो 8 फरवरी 2015 को हुआ, इसके अंतर्गत 3 समितियों का गठन किया गया, 3 उप समितियों का। एक केंद्र प्रायोजित स्कीमों का अध्ययन करने की, दूसरा राज्यों में कौशल विकास प्रोत्साहन कुशल जनशक्ति के सृजन से संबंधित थी, और तीसरी है वो है स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित। साथ ही साथ मेरे प्यारे मित्रों, इसमें 2 कार्यबल, जिसमें एक का गरीबी उन्मूलन से संबंधित था, टास्क फोर्स का गठन, और दूसरा भविष्य में राज्य में कृषि विकास से संबंधित भी था। और इस पहली बैठक के अंतर्गत भारत को 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का भी लक्ष्य रखा गया। मेरे प्यारे मित्रों, इनको थोड़ा आप ध्यान में रखना। दूसरी बैठक 15 जुलाई 2015 को, और इसमें टीम इंडिया के रूप में कार्य करने पर जोर दिया गया, और साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास अधिनियम, उचित मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार पर परामर्श, और गरीबी और ग्रामीण विषय विकास संबंधित विषयों पर भी बात की गई थी। और तीसरी बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। 23 अप्रैल 2017 को की गई नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में इसकी बैठक का आयोजन किया गया, और इसका जो अध्यक्षता की थी वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो अब तक हमने बात की, 5 वर्षीय पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं, जैसा कि हम जानते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 अब यहाँ मोदी सरकार द्वारा ये समाप्त कर दी गई, और इसके स्थान पर 15 वर्षीय विजन दस्तावेज जारी किया गया, जिसके अंतर्गत 7 वर्ष का रणनीतिक दस्तावेज और 3 वर्ष का कार्य एजेंडा शामिल है, जिसमें इसकी समीक्षा की जाएगी। अर्थात यहाँ पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई, और कौन सी बैठक के तहत? तीसरी बैठक के तहत। बड़ी महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारे मित्रों, याद रखना। चौथी बैठक है वह है 17 जून 2018 को राष्ट्रपति भवन पर, और इसमें जो चर्चा के विषय रहे हैं उनकी बात करें, किसानों की आय दुगुनी, क्योंकि हम जानते हैं हमारे भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। आज भी 3/4 जनसंख्या गांवों में निवास करती है, और वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसलिए यहाँ जो किसान हैं उनकी आय दुगुनी करने के लिए उपाय, जिसमें ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इनके मैं अलग से आपको जानकारी दूंगा, फिलहाल आप नाम याद रखिए। ग्रामीण कृषि होड, ग्रामीण कृषि बाजार, और साथ ही साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, आपने मनरेगा का नाम सुना होगा। जल संरक्षण में इसका योगदान, और सरकार की अग्रणी स्कीमों के तहत हुई प्रगति, जिसमें आयुष्मान भारत, पोषण मिशन और मिशन इंद्रधनुष, इन पर भी इसमें
चर्चा का विषय रहा है। और तीसरा इसमें देखें तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से चिन्हित जिलों के विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी इसके अंतर्गत चर्चा की गई है। ये आकांक्षी जिला योजना कार्यक्रम क्या है, जनवरी 2018 में लागू किया गया। इसमें 5 बिंदुओं पर कार्य किया जा रहा है। उनकी बात करें, 5 बिंदु भी आपको ध्यान में रखने हैं। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और कृषि व जल संसाधन तथा अधोसंरचना। और साथ ही साथ इसमें 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए प्राप्त सुझाव भी इसके अंतर्गत चर्चा के विषय रहे हैं। और साथ ही साथ आकांक्षी जिला के आधार पर जो डेल्टा रैंकिंग जारी की जाती है उस पर भी चर्चा की गई है। और मेरे प्यारे मित्रों, अब बात करेंगे 5वीं बैठक की, जो 15 जून 2019 को इसमें सामूहिक रूप से गरीबी, बेरोजगारी, सूखा, प्रदूषण, अल्प विकसित क्षेत्र और भारत की प्रगति में बाधा डालने वाले सभी कारकों का मुकाबला करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। मेरे प्यारे मित्रों, इसमें 2022 तक न्यू इंडिया बनाने और 2024 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। 5वीं बैठक की कार्यसूची में निम्न मुद्दे भी शामिल थे, जो कि वर्षा जल संचयन, क्योंकि पानी की बड़ी कमी है इसलिए इन पर भी चर्चा की गई, सूखे की स्थिति और राहत के उपाय, और आकांक्षी जिला जिसकी मैंने ऊपर चर्चा की थी, उनकी उपलब्धियां और चुनौतियां क्या रही हैं, और कृषि में सुधार की पर भी इसमें संरचनात्मक सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया है। संरचनात्मक सुधार का मतलब है कि उसके स्ट्रक्चर में सुधार हो, जैसे सिंचाई की व्यवस्था हो, यंत्रों की व्यवस्था हो, इन पर बात की गई है। फिर वामपंथी उग्रवाद जिलों पर विशेष फोकस के साथ सुरक्षा संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। और अपन बात करें, नीति आयोग की एक पत्रिका है जिसका नाम है अर्थनीति। प्रश्न बन सकता है अर्थनीति क्या है। इसके 3 प्रकाशन हो चुके हैं, पहला 27/9/2019 को, फिर 25/11/2019 को। फिर ये कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अर्थनीति का आप नाम ध्यान में रख सकते हो। साथ ही साथ ये वार्षिक प्रतिवेदन भी जारी करता है। अब तक ये 6 वार्षिक प्रतिवेदन जारी कर दिए गए हैं। प्रत्येक वर्ष 2014-15 में किया गया, 15-16 में किया गया, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20 में। और फिर बात करें हम, नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी की है, सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया इंडेक्स 2019, जिसकी समय सीमा इसके अंतर्गत जो लक्ष्य रखे गए हैं उनको 2030 तक प्राप्त करने के लक्ष्य रखे गए हैं। इसका ये दूसरा संस्करण है 30 दिसंबर 2019 को। ये जो इंडेक्स तैयार की जाती है इन दोनों के द्वारा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र भारत ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के सहयोग से विकसित की जा रही है। ये इसका दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण की बात करें वर्ष 2018 में, इसमें अब बात करें 2019 में, यहाँ रैंक थी, ये पॉइंट थे 57, जो 2019 में ये स्कोर इसका पॉइंट हो गया 60। यानी यहाँ हम देखें तो भारत के संयुक्त रूप से अगर स्कोर की बात करें तो उसमें क्या हुई है, सुधार हुई है। SDG इंडिया इंडेक्स के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पैमाना इसका ये है कि जो आकांक्षी जिले हैं उनकी जो स्कोर अगर जिनका 0 से 49 के बीच में, वो कौन से में आएंगे, आकांक्षी में आएंगे। परफॉर्मर में कौन से आएंगे, जिनका स्कोर 50 से 64 के बीच हो। और फ्रंट रनर में आएंगे 65 और 99, और अचीवर में आएंगे 100। अर्थात स्कोर 0 से 100 के बीच रहता है इसका। और ये वर्गीकरण किया गया है इनका कि जो आकांक्षी जिला, परफॉर्मर जिला या स्टेट की बात करें, यहाँ आकांक्षी स्टेट, परफॉर्मर स्टेट, फ्रंट रनर, अचीवर, तो यहाँ इन स्टेट को इन स्कोर के आधार पर ये पैमाना यहाँ निर्धारित किया गया। अब अपन बात करें प्रथम रैंक, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, 70 स्कोर प्राप्त करके केरल प्रथम स्थान पर है। दूसरे पर बात करें 69 स्कोर हिमाचल प्रदेश, और तीसरे स्तर पर 3 हैं राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु 67 स्कोर प्राप्त करके, और 3 राज्य हैं यूपी, बिहार, असम, जो पहले आकांक्षी स्टेट में थे, अब वो परफॉर्मेंस श्रेणी में आ गए हैं। और 5 राज्य जिनकी बात करें
जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, सिक्किम ये परफॉर्म से फ्रंट रनर श्रेणी में आ गए हैं। कौन? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, सिक्किम। ठीक है। फिर राजस्थान के बारे में भी जानना आवश्यक है, जो कि 57 स्कोर है इसका, और स्थान है इसका 18वां। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है 70 स्कोर प्राप्त करके, और पांडुचेरी 66 स्कोर प्राप्त करके द्वितीय स्थान पर है। तो इस प्रकार हमने आज नीति आयोग के बारे में मोटी मोटी चर्चाएं की है, और परीक्षा की दृष्टिकोण से ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, इसको आपको नोट्स बनाना है, 1-2 बार वीडियो देखना है, और आप लोगों से एक बार पुनः अपील है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है, बिल्कुल इसको लाइक बटन दबाकर बताना है, जिससे मैं आगे आपको और भी बेहतर और भी अच्छे आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से अच्छे टॉपिक लेकर आऊं और आपको अच्छी अच्छी जानकारी दे पाऊं। और डॉक्टर राजकुमार जी को पुनः धन्यवाद कि मुझे मौका दिया बच्चों से रूबरू होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।